दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 27 लेडी तारा। नाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जैसे ही प्रोसिक्यूटर ने अगले गवाह का नाम पुकारा, पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। लेडी तारा। प्रोफेसर बोरो, जो अब तक अपनी जगह शांत बैठा था, चौंक कर सीधा हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था, मानो ये नाम सुनकर उसका पूरा अस्तित्व ही हिल गया हो। जोरो, जिसने खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा था, नाम सुनते ही अंदर तक हिल गया था। लेडी तारा का पूर्ण स्पर्शनीय होलोग्राफिक इमेज अपराधी के कैबिन से निकलकर गवाह के कटघरे में प्रकट हो गया। उसकी आभा में वही शालीनता थी, वही मोहक मुस्कान, वही अनछुए रहस्य जिसने कभी प्रोफेसर बोरो को अपने मायाजाल में फंसा लिया था। पर आज वो एक अलग भूमिका में थी। नाना को तुरंत समझ आ गया कि ये नोकोविद की चाल थी। प्रोफेसर बोरो ने नोकोविद को शायद बहुत ही हल्के में ले लिया था, लेकिन नोकोविद की रणनीति वहां तक पहुंच चुकी थी जहां किसी और की कल्पना भी नहीं जा सकती थी। ये एक सोची समझी योजना थी। प्रोसिक्यूटर केस पेश करेगा। लेडी तारा प्रोफेसर बोरो की तरफ से लड़ेगी और अंततः बोरो को सजा हो जाएगी। इस तरह न केवल बोरो का अंत निश्चित हो जाता, बल्कि लेडी तारा का रहस्य भी सुरक्षित रहता। परंतु इस न्यायप्रिय जज ने इस योजना में अनजाने में ही एक दरार डाल दी थी। खेल अब वैसा नहीं रहा जैसा कि नोकोविद ने सोचा था। लेडी तारा ने एक दृष्टि प्रोफेसर बोरो की ओर डाली। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक पल के लिए वो उसे वैसे ही देखती रही, शांत, स्थिर, पर उसकी आंखों में अबूझ भाव था। फिर उसने प्रोसिक्यूटर और जज की ओर देखा, जैसे संकेत दे रही हो कि वो अपनी गवाही देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। प्रोसिक्यूटर ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, लेडी तारा, क्या आप शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ स्पष्ट रूप से बता सकती हैं? लेडी तारा ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं इस पूरे खेल के हर पहलू को जानती हूं। प्रोफेसर बोरो को अब कोई संदेह नहीं था, उसका खेल समाप्त हो चुका था। प्रोफेसर बोरो जानता था कि नोकोविद के शासन में उसके लिए कोई न्याय नहीं था, सिर्फ सजा थी। लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि वो पराजित हो गया, बल्कि उसे इस बात का अफसोस था कि लेडी तारा नोकोविद की एजेंट निकली। वो स्तब्ध था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने सबसे बड़े रहस्य उसी को सौंप दिए थे जिसने उसे धोखा दिया। उसने खुद को इस काबिल बना लिया था कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी उससे किसी भी तरह की जानकारी नहीं निकाल सकता था, नोकोविद का बोमिनी भी नहीं। लेकिन उसने लेडी तारा के मोहजाल में फंसकर वो सारी जानकारियां उसे खुद ही सौंप दी थी। आज उसके सामने उसकी सबसे बड़ी गलती लेडी तारा के रूप में खड़ी थी, शानदार, निश्चल और तैयार इस पूरी कहानी से पर्दा उठाने के लिए। ज़ौर साम्राज्य ही नहीं, पूरी फ्रान गैलेक्सी इस रोमांचक मोड़ का साक्षी बन रही थी। अदालत के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हर स्क्रीन, हर प्रसारण केंद्र पर लाखों आंखें टिकी हुई थी। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि लेडी तारा क्या कहने वाली थी। लेडी तारा ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब नोकोविद ने इरिट्रिया पर विजय प्राप्त की थी। उसका स्वर दृढ़ था, उसकी आंखें स्थिर और उसकी उपस्थिति किसी अनकहे रहस्य की तरह लग रही थी। इस कब्जे से
वे सभी लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट थे जो कोलार के शासन में महत्वपूर्ण पदों पर थे, और उन्हीं में से एक था प्रोफेसर बोरो। बोरो का चेहरा लटक गया। लेडी तारा की आवाज में कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन उसकी बातों का भार वातावरण को भारी कर रहा था। प्रोफेसर बोरो जानता था कि नोकोवित एक न्यायप्रिय नेता है, लेकिन उसके लिए ये न्यायप्रियता किसी अभिशाप से कम नहीं थी। उस समय प्रोफेसर बोरो अपने पास अनगिनत एंजेलन पुरुषों को गुलाम बनाकर रखता था। एंजेलन स्त्रियां उसकी हरम का हिस्सा थी। यहां तक कि कुछ फ्लैशी लोग भी उसके अधीन उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे जैसे बेड़ियों में जकड़े हुए पशु रहते हैं। उसने ये कहते हुए जोरो की ओर देखा। जोरो भी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खड़ा रहा, चुपचाप। न उसका चेहरा कोई भाव प्रकट कर रहा था, न उसकी आंखें कुछ कह रही थी, परंतु ये स्पष्ट था कि वो भी इस गवाही के प्रभाव से अछूता नहीं था। लेडी तारा ने बिना रुके आगे कहा, नोकोवित ने जब सत्ता संभाली तो उसने सबसे पहला कार्य ये किया कि गुलामी की इस प्रथा को पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया था। प्रोफेसर बोरो के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उसे अपने सभी गुलामों को मुक्त करना पड़ा। बोरो की सांसें भारी हो गई, लेकिन प्रोफेसर बोरो जानता था कि उसे नोकोवित को किसी भी तरह अपने वश में करना होगा। वो अपने प्रभाव और शक्ति को दोबारा पाना चाहता था, और इसके लिए उसने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी ही पुत्री का इस्तेमाल किया। बोरो की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गई। उसका मन अतीत की गहराइयों में डूब चुका था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसकी पुत्री, हाँ, वो अपनी पुत्री से प्रेम तो करता था, परंतु क्या वो उसे स्वयं से अधिक प्रेम करता था? उसने अपनी पुत्री को यह विश्वास दिलाया कि नोकोवित एक अत्याचारी राजा है और उसे हराने के लिए वो अपने पिता का साथ दे। बोरो की उंगलियां मुट्ठी में कस गई। बोरो ने अपनी पुत्री को उन्हीं गुलामों के पास भेजा जिन्हें उसने स्वतंत्र किया था, और वहीं से वो नोकोवित तक पहुंची। अदालत में सभी स्तब्ध थे, लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रोफेसर बोरो की पुत्री नोकोवित को अपने रूप और मायाजाल में फंसानी गई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसने नोकोवित के व्यक्तित्व, उसकी करुणा और उसकी न्यायप्रियता को देखा, और वो स्वयं ही उसकी विचारधारा से प्रभावित हो गई। अब अदालत में हलचल होने लगी थी। बोरो का चेहरा बुझ चुका था। यही वो समय था जब मर्कल ने नोकोवित पर हमला किया। लेडी तारा ने अपनी बात जारी रखी, और नोकोवित ने उसे पराजित कर दिया था। लेकिन ये वही क्षण था जब प्रोफेसर बोरो की पुत्री ने पहली बार नोकोवित से एक अनुरोध किया, क्विड हथियार को रोकने का अनुरोध। लेडी तारा ने कुछ क्षणों के लिए विराम लिया। अदालत में सन्नाटा था। प्रोफेसर बोरो का चेहरा अब किसी परछाई की तरह लग रहा था। एक छवि जो कभी प्रबल थी, अब बिखर रही थी। जज भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे ये केस अब एक अजीब मोड़ ले चुका था। लेडी तारा की गवाही ने पूरे मुकदमे का रुख मोड़ दिया था। एम्ब्रोस धीरे धीरे उन दवाइयों के असर से अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन चेतना अब पूरी तरह लौट चुकी थी। उसके सामने चीफ वार्डन और 3 अन्य वार्डन अनुशासित मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखों में आदर और एक नया विश्वास झलक रहा था। वे उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। एम्ब्रोस ने चारों की आंखों में झांक कर देखा और समझ गया कि अब ये लोग उन कैदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो एक्स केज में कैद हैं। सत्ता का समीकरण बदल चुका था।
उसने गहरी सांस ली और संयमित स्वर में पूछा, हमारे पास कितने कैदी हैं? चीफ वार्डन ने तुरंत उत्तर दिया, तकरीबन 1500 सन ऑफ गॉड। एम्ब्रोस कुछ क्षणों तक सोचता रहा, फिर निर्णायक स्वर में बोला, हमें उन्हें मुक्त करना होगा। चीफ वार्डन सहित सभी वार्डन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें उभर आई। बिल्कुल एम्ब्रोस, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, परंतु चीफ वार्डन के स्वर में अनिश्चितता थी। एम्ब्रोस उनकी दुविधा समझ गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम लोग क्यों चिंतित हो। उसने चारों वार्डन को एक बार फिर देखा, फिर अत्यंत मृदु स्वर में कहा, जनरल मजोलिन को यह कतई पसंद नहीं आएगा कि हमने इन अपराधियों को छोड़ दिया। चीफ वार्डन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही नहीं सन ऑफ गॉड, मजोलिन उन्हें छोड़ने नहीं देगा, बल्कि वो इन सब को बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चीफ वार्डन ने आगे कहा, यहां वे सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में वो लोग ज्यादा बड़े खतरे में होंगे। एम्ब्रोस ने सहमति में सिर हिलाया। चीफ वार्डन गलत नहीं था। एक्स केज एक अभेद्य किला था। इस पर हमला करना आसान नहीं था। ऊपर से यहाँ का रेडिएशन इतना प्रबल था कि कोई भी सामान्य सैनिक इस माहौल में टिक नहीं सकता था। जितने भी वाहन इस विकर्ण भरे रेगिस्तान को पार कर सकते थे, वे सभी इस वक्त एक्स केज के भीतर मौजूद थे। परंतु एक और गंभीर समस्या थी। लेकिन चीफ वार्डन, बिना बाहरी समर्थन के हमारी रसद कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। एम्ब्रोस ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ सन ऑफ गॉड, हमें मजोलिन पर हमला करना होगा। चीफ वार्डन सहमत हुआ, फिर एक पल रुका और झिझकते हुए आगे बोला, परंतु एम्ब्रोस ने उसकी झिझक भांप ली। वो शांति से बोला, बिना डर और झिझक के कहो। चीफ वार्डन ने गहरी सांस ली और कहा, मजोलिन के पास भारी मात्रा में विरलनाक है। उसकी सेना के हथियार और ढाल दोनों इसी विरलनाक से बने हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एम्ब्रोस के माथे पर शिकन उभर आई। विरलनाक, वो दुर्लभ खनिज जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों की नींव था। कुछ क्षणों की गंभीरता के बाद उसने धीरे से कहा, हमारे पास भी विरलनाक का स्रोत है। हाँ, परंतु वो युद्ध में हमारे किसी भी काम नहीं आएगा। चीफ वार्डन ने स्पष्ट किया, हमारे पास बहुत थोड़ी मात्रा में विरलनाक है, बस उतना ही जितना आप कल लाए थे, और हर रोज हम मजोलिन को विरलनाक भेजते रहे हैं। एम्ब्रोस सोच में पड़ गया। परिस्थिति उससे अधिक जटिल थी जितना वो सोच रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यदि मैं रार की जनता को विद्रोह के लिए उकसाऊं तो? ये सुनते ही चीफ वार्डन के चेहरे पर एक बोझिल मुस्कान आ गई थी। सन ऑफ गॉड, ये जनता जो मजोलिन के नाम से ही कांप उठती है, वो सब आपकी बात क्यों सुनेंगे? कोशिश तो करके देख ही सकता हूं, एम्ब्रोस ने आत्मविश्वास से कहा। चीफ वार्डन कुछ नहीं बोला, बस गहरी सांस ली। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, जब मजोलिन को पता चलेगा कि एक्स के जब उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वो हम पर पूरी ताकत से हमला करेगा। ये किला उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही विरलनाक का मुख्य स्रोत है। तुम सही कह रहे हो, एम्ब्रोस ने सहमति में सिर हिलाया। हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। तभी चीफ वार्डन को याद आया। वो अचानक सतर्क हो गया। एक और समस्या है सन ऑफ गॉड। कुछ ही देर में मजोलिन का एक आदमी विरलनाक लेने आने वाला है। हमें उसे क्या जवाब देना है? एम्ब्रोस
एक बार फिर गहरे विचार में पड़ गया। उसने एक्स केज के वार्डन का समर्थन जीत लिया था, लेकिन ये सिर्फ पहली जीत थी। मौजोलिन को हराने के लिए उसे एक ठोस रणनीति बनानी होगी, और इसके बाद ही X141 को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता था। यहीं से उसे नोकोविक के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी थी। एक महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला था।